नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का फाल्गुन एजुकेशन चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि इस चैनल के माध्यम से हमने उत्तराखंड की जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं और साथ ही जो यूपीएससी जैसे माध्यमिक जो परीक्षा होती है उन परीक्षाओं के लिए बच्चों को हमारा मेन उद्देश्य है कि बच्चे अपने भविष्य में जाकर आगे उच्च प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये अपना प्रतिभाग करें और अपने माँ बाप का नाम और साथ ही क्षेत्र का नाम ये रोशन करें। तो इसी कड़ी में हमने एक श्रृंखला प्रारंभ की थी, संविधान से संबंधित वो श्रृंखला हमने प्रारंभ की थी, जिसके अंतर्गत हमने आपके संविधान सभा की संरचना, किस तरीके से संविधान का गठन कैसे किया गया, तो वो सारी चीज़ें हमने पूर्व में आपके सामने ये जो बिटिया रानी यहाँ पर बैठी हैं, भूमिका जी ने आपके सामने सारी चीज़ें रखी। तो आज जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो आपके जब संविधान का गठन हो गया था, संविधान गठन करने के बाद देश का जो प्रथम आंतरिक जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, उस मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन कौन से ऐसे लोग थे जिन्हें वो महत्वपूर्ण दायित्व दिए गए थे। भारत के पहले ऐसे दायित्व दिए गए थे जिन्होंने अपने सूझबूझ के माध्यम से हमारे देश को एक बेहतरीन देश के रूप में आगे बढ़ाने का कार्य किया, जो निरंतर वर्तमान समय में भी वो निरंतर आगे गति की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। तो आज जो हम बात करेंगे भारतीय संविधान के अंतर्गत जो प्रथम आंतरिक सरकार का गठन किया गया था उसके संबंध में भूमिका जी आपको ये बताएंगी। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो भारतीय संविधान के जो विभिन्न स्रोत हैं, जो हमने स्रोत अगर बात करें, जो हमने अलग अलग देशों से जो चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया है, हमारा जो संविधान है, हम संविधान को क्या कहते हैं, उधार का थैला के रूप में हमने इसको संज्ञा दी गई थी। ठीक है, क्यों उधार का थैला क्यों किया गया? तो जो कि अलग अलग देशों से हमने उन देशों की जो अच्छाइयों को हमने अपने संविधान में क्या करा गया, एज इट इज लिया, या कहें उसमें कुछ उनकी अच्छाइयों को हमने ग्रहण किया। और आप सभी को पता है कि हमारा जो देश का जो संविधान है वो विश्व का बहुत बड़ा संविधान लिखित तौर पे कहा जा सकता है। ठीक है, लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा जो लिखित संविधान के तौर पर अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो भारत है। चलिए शुरुआत करते हैं, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए भारत के प्रथम और आंतरिक सरकार के बारे में भूमिका यहाँ पर बताएंगी। चलिए भूमिका शुरुआत करिए। नमस्कार, मैं भूमिका फुलारा कक्षा 11 की छात्रा आज आपको भारत के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडलों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष एवं विदेशी मामलों तथा राष्ट्रमंडल के मंत्री। दूसरा, वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्रालय एवं सूचना प्रसारण के मंत्री। तीसरा, बलदेव सिंह, रक्षा मंत्री। चौथा, श्री राजगोपालाचारी, शिक्षा मंत्री। सुनिए, अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो श्री राजगोपालाचारी जी जो रहे हैं, कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा ये इनको कौन सा दायित्व मिला था। ये कई दफे चाहे नेट का कहें या फिर आपके यूपीएससी की बात करें या बीपीएससी की बात करें, ये अलग अलग जगहों पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री के तौर पर किन्होंने अपना कार्यभार संभाला। तो आप सभी को पता है कि श्री गोपालाचार्य ने क्या किया था, पहले शिक्षा मंत्री के तौर पर ये बने थे। ठीक है, आगे बढ़िए। पांचवा हाँ, राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि मंत्री। छठा, जगजीवन राम, श्रम मंत्री। और सातवां, लियाकत अली, वित्त मंत्री। देखिए, जो श्रम मंत्री की जो बात करते हैं ना, तो श्रम मंत्री से संबंधित भी क्वेश्चन कई दफे पूछे गए हैं। ये निश्चित रूप में सोच के चलिए, ये तरीके से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि श्रम मंत्री के तौर पे कौन थे, जगजीवन बाबू ये थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़िए। आठवां, औसफ अली, रेलवे मंत्री। भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत। भारतीय शासन अधिनियम ने 1935 में अधिकतर स्रोत प्राप्त करे। अब यहाँ पे देखिए, हम जब भारत सरकार अधिनियम की जब हम बात करते हैं, 1935 की जब हम जिक्र करते हैं, तो सार्वधिक रूप से जो अधिकतम जो स्रोत हैं जो हमने अडॉप्ट किए वो आपको देखने को मिलेगा। जो ये अधिनियम था, इसी के अंतर्गत हमने अधिक से अधिक चीज़ों को हमने धारण कर लिया था। हमने उन चीज़ों को अपने पास रख लिया था कि हाँ, हम इन चीज़ों से ही संविधान की खूबसूरती को निर्मित करेंगे। तो ये जो स्रोत है, या कहें जो ये 1935 का जो अधिनियम था, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए। सबसे पहले ब्रिटिश संसदीय, ये ब्रिटेन आता है ना कि ब्रिटेन से हमने लिया था। ठीक है, ब्रिटेन से हमने पहला जो आता है आपका ब्रिटेन से हमने क्या क्या चीजें ग्रहण करी, संसदीय शासन विधि निर्माण प्रक्रिया। अब देखिए, जब हम बात करें, उन्होंने कहा संसदीय शासन जो प्रणाली है, ये जैसे कि आप प्रवक्ता की भी तैयारी करें तो प्रवक्ता के अंतर्गत ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर जो प्रवक्ता के जो बच्चे तैयारी करें, बेसिकली इस चीज़ को बहुत ध्यान से इस चीज़ को ध्यान में रखेगा, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके निश्चित रूप में बनेंगे, ये तय है। अगर आपने ये श्रृंखला अच्छी तरह से देखी तो निश्चित रूप में आपकी आगामी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे हमने बिटिया रानी से कहा कि इन चीज़ों को याद करिएगा। अगर इन्होंने इन चीज़ों को अगर समझा है या इनको पढ़ा है तो निश्चित रूप में आगे जब ये
यूपीएससी जैसे या राज्य की सिविल सेवाएं परीक्षाओं में जैसे अगर प्रतिनिधित्व करेंगे तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित रूप में 100% वो क्वेश्चन उनके सही होंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन में संसदीय शासन विधि निर्माण प्रक्रिया एकल नागरिकता तथा संसदीय विशेषाधिकारों एवं मंत्रिमंडल के लोकसभा के प्रति सामूहिक दायित्व। हाँ, एक चीज और बताऊंगा। मैं कल प्रवक्ता के बैच को पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पर एक चीज का जो संसदीय शासन प्रणाली लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व की जब हम बात करते हैं, संघात्मक जो प्रणाली है ना हमारे देश में, तो वो मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति जो उसका क्या उत्तरदायित्व होता है, तो ये हमने ब्रिटेन के ही संविधान से लिया है कि भैया जो मंत्रिमंडल होगा वो संसद के प्रति क्या उसके उत्तरदायी यहाँ पर निर्धारित किए जाएंगे। और आपको बताओ जैसे एकल नागरिकता की जब हमने बात की, जो हमारा नागरिकता का जो प्रावधान लिया गया था, आपको सभी को पता है नागरिकता अधिनियम 1955 की बात करें तो उसमें भी इस चीज का विस्तार से उल्लेख किया गया है। ठीक है, जब वहां पर ये उल्लेख किया गया तो हमें पता होना चाहिए हमारे भारत की किस तरीके एकल नागरिकता है, ना कि इसमें दोहरी नागरिकता नहीं, कि अगर यहाँ पर नागरिकता किस तरीके से आपके पितृत्व सत्ता, जन्म और स्थान या फिर इस तरीके से, ना कि आप कहीं प्रवासी, इसमें नहीं होता है कि भैया आप किसी देश से रह के यहाँ आगे आपको नागरिकता मिल जाएगी, इस तरीके का नहीं है हमारे भारत में। हमारे भारत के जो संविधान निर्माता है उन्होंने बहुत ही सोच समझ के इन चीजों को ये हमारे संविधान में गढ़ा है, जो कि हमने कहा कि भैया ब्रिटेन से जो हमने चीजें ली थी, जैसे इन्होंने कहा कि विधि निर्माण प्रतिक्रिया की विधि का निर्माण हमने किस तरीके से, नीति निर्माण करता हमने किस तरीके से कहा, और जैसे इन्होंने कहा विशेषाधिकार किसके पास होगा, संसद के पास ही तो होता कि कैबिनेट के, और साथ ही कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक कराया है। तो ये विशेषाधिकार, ये समान चीज है। हमने कहा कि मंत्रिमंडल का गठन किसके प्रति होगा, लोकसभा के प्रति, क्यों इसकी जवाबदेही होगी, ये सारी चीजें हमें तो समझनी पड़ेगी ना। जब तक हम इस चीज को समझेंगे नहीं, हमें ये इस चीज को अच्छी तरह से डिवाइड नहीं करेंगे, हम इसको अच्छी तरह से अलग अलग चीजों को डिवाइड करके नहीं समझेंगे, तब तक हमारे समझ में नहीं आएगा। चलिए बेटा आगे बढ़िए। दूसरा, अमेरिका प्रस्तावना, नीति निर्देशक प्रस्तावना, मौलिक अधिकार तथा। देखिए अमेरिका से हम जो कह रहे हैं, अमेरिका से हमने क्या प्रस्तावना ली है, जिसे हम प्रेम्बल्स कहते हैं, उद्देशिका जिसे कहा जाता है। ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि हम भारत के लोग, द पीपल ऑफ इंडिया की जब हम बात करते हैं, और साथ ही आपके मौलिक अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स हैं, तो वहीं से तो लिया है। हमने कहा कि अमेरिका से हमने क्या क्या चीज, क्वेश्चन कभी बनता है कि भैया हमने अमेरिका से कौन कौन सी चीजों को ग्रहण किया है। तो अगर जब हम कहते हैं कि भैया हमने अमेरिका के संविधान से कौन से ऐसे, हमने कहा कि संवैधानिक स्रोतों की जब हम बात करते हैं, स्रोत क्या होंगे, हमने क्या चीजें हमने ग्रहण की, तो जैसे आपके मौलिक अधिकार हो गए, प्रस्तावना हो गया, और क्या उपराष्ट्रपति का पद, और स्वतंत्र निष्पक्ष क्या है, न्यायपालिका की हमने करा। जब हम न्यायपालिका का जब जिक्र करते हैं ना बेटा, तो हमने उसको भी कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया। ठीक है, क्या क्या चीजें ली है, और ये सारी चीजें आपको बता, हमने जो सुप्रीम कोर्ट की जो हमारी चीजें हैं गठन करने की बात, वो कहाँ से लिया, हमने सुप्रीम कोर्ट का कहाँ से लिया सुप्रीम कोर्ट को, अमेरिका के। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगला। तीसरा, कनाडा संघात्मक व्यवस्था तथा शक्तियों का विभाजन। और चौथा, देखिए संसदीय जो अपनी नागरिकता संघात्मक व्यवस्था, उसका प्रणाली जो हमने उस चीज की शक्तियां ली हैं, तो आपके हमने कहाँ से लिए हैं, कनाडा से ये लिए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। चौथा, आयरलैंड नीति निर्देशक तत्व तथा राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। और देखिए आयरलैंड की जब हम बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा आयरलैंड की बात करी, आयरलैंड से हमने क्या क्या चीज ली, एक बार दोबारा बोलिए। नीति निर्देशक तत्व, देखिए नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व किसी राज्य को निर्मित करना है, या फिर उसके जो किस क्या इसके कर्तव्य होने से, कर्तव्य बोध को ये करते हैं कि इसकी नीति निर्देशक तत्व को हमने लिया। अब इन्होंने फिर दूसरा कौन सा पढ़ा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, और उपराष्ट्रपति का हमने कहाँ से लिया था, उपराष्ट्रपति का अमेरिका से। ठीक है, हम जब राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कर रहे हैं, तो हमने कहाँ से लिया, हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो स्रोत है, हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। तो याद रखिएगा, जब हम राष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं, उसकी किस तरीके से उसकी भूमिका होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, न्यायपालिका के अंदर उसकी क्या भूमिका होगी, ये सारी चीजें हमने कहाँ से ली, आपके आयरलैंड से ली थी। ठीक है, चलिए आगे बताइए। छठा है जर्मनी, आपातकालीन उपबंध। अब एक चीज और आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि भैया इन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हमने आयरलैंड से लिया, और साथ ही आपको ये भी बता दूं, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना बेटा, राज्यसभा में जितने भी सदस्य जो हम नॉमिनेट करते हैं, जब उनकी हमने कहा कि भैया राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का, क्योंकि लोकसभा के जो सदस्य चुन के आते हैं वो कहाँ से आते हैं, जनता जनार्दन उनको चुनती है, और ये जो लोकसभा के जो सदस्य होता है उनको जनता जनार्दन नहीं चुनता है, उसमें पार्लियामेंट के जो राज्यसभा या फिर जो प्रांतीय
ये जो सभाएं होती हैं, ये लोकसभा के जो प्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं उनके मंत्रिमंडल से इनको क्या है नॉमिनेट किया जाता है। जो विधान परिषदें होती हैं वहां से इनको नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकती है। तो ये भी आपको बताना चाहिए। इनका ये भी जो हमने प्रावधान लिया है ना बेटा, ये भी हमने कहाँ से लिया है, जो हमने कहा राज्य जो लोकसभा न राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन कहा कि हमने ये भी आपके जो आयरलैंड से ही हमने इस चीज को धारण किया। ठीक है, चलिए 7वां है रूस। हाँ चलिए, रूस से हमने क्या लिया, मौलिक कर्तव्य तथा पंचवर्षीय योजना तथा प्रस्तावना में न्याय का आदर्श। और 7वां है फ्रांस, गणतंत्र प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुता का आदर्श। देखिए हमने जब ये कहा समानता बंधुत्वता का, हमने कहा कि इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं, हमारे देश में इक्वलिटी की जो बात जब हम बात करते हैं तो वो कहाँ से लिया हमने कहा समानता समानता और जो समान न्याय की बात जब कर रहे हैं हमने कहाँ से लिया, फ्रांस से लिया। तो हमने इस चीज को अपने संविधान में जुगाड़ने का जो प्रयत्न करा वो सब फ्रांस से किया। ठीक है, इन चीजें समझ जाइए। और 8वां ऑस्ट्रेलिया। हाँ, ऑस्ट्रेलिया बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखिए चलिए कि ऑस्ट्रेलिया से हमने बहुत ढेर सारी चीज़ें ली हुई हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से भी हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर ली हैं। जैसे जर्मनी से हमने क्या लिया था, तो पता है जर्मनी से क्या लिया, वो आपातकालीन उपबंध। जितने भी आपातकालीन उपबंध है, चाहे राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है या फिर आपको पता है वित्तीय आपातकाल लगे, तो ये सारी चीजें राष्ट्रपति शासनकाल लगता है। तो हमने ये जर्मनी से ये चीजें हमने अडॉप्ट करी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और 8वां है ऑस्ट्रेलिया, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्यों के बीच संबंध तथा दोनों सदनों का हाँ बोलो, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक होगी। हाँ, संयुक्त देखिए बैठक। जब हम संयुक्त बैठक की बात करते हैं तो जैसे लोकसभा और राज्यसभा की जब बात करते हैं तो ये जो प्रणाली ली है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली। समवर्ती सूची की बात करते हैं, राज्य और समवर्ती सूची दोनों के बीच किस तरीके से मध्यस्थता हो, वो सारी चीजें हमने यहीं से ली। चलिए आगे बढ़िए। और 9वां है दक्षिण अफ्रीका, संविधान संशोधन प्रक्रिया। अब देखिए जब हम संविधान संशोधन प्रक्रिया की बात करते हैं, अगर हमारे अपने संविधान में अगर हम कोई चीज अमेंडमेंट करते हैं, जैसे आपको सभी को बताया कि हमारे जो पहले जब हमने संविधान को गढ़ा था उसमें 395 अनुच्छेद थे। अगर हम वर्तमान समय में देखें तो ये आपके 450 से भी ऊपर के वर्तमान समय में संशोधन हो गए। हम जो संशोधन करते हैं तो इसी के मध्य हम संशोधन करते हैं। जैसे आप सभी को बताया कि हमने संविधान में अगर हम आर्टिकल को अगर हम संशोधन करते हैं तो वो 368 के अंतर्गत सारे संशोधन उसी के अंतर्गत होते हैं। तो ये क्या है, एक व्यापक संशोधन इसी के अंतर्गत हम चाहे कोई भी चीजों को संशोधित करें संविधान में, मगर ये लेके चले कि हम संविधान की मूल जो संरचना है उस पर संशोधित नहीं कर सकते हैं, उसके भीतर क्या कर सकते हैं, उनको अमेंडमेंट कर सकते हैं, उसकी जो बाहरी आवरण है हम उसको छेड़छाड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। 10वां है जापान, कानून द्वारा स्थापित प्रश्नावली। देखिए कानून की जब हम बात करते हैं तो जापान से भी हमने कानून से संबंधित सारी चीजों को अडॉप्ट ये किया है। ठीक है, तो ये हमने आपके सामने जो विभिन्न जो स्रोत थे, चाहे हमने 10 अलग अलग जो कंट्री की बात करें, चाहे हमने जर्मनी की बात करी या सोवियत संघ की बात करी, रूस की बात करी, ऑस्ट्रेलिया की बात की, आयरलैंड की बात करी, फ्रांस की बात करी, ये अलग अलग जो आयरलैंड की बात करी। ठीक है, तो ये अलग अलग जो चीज़ें ली थी, तो हमारा जो संविधान की जो खूबसूरती है तो इन्हीं चीज़ों से तो हमारे संविधान की खूबसूरती बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने संविधान से कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से ली हुई हैं। तो ये संविधान को हमारा बहुत खूबसूरत, जिसमें समानता, न्यायता, बंधुत्व की हम बात करते हैं, तो ये बहुत प्यारा ये गढ़ा गया। तो आई होप आप लोगों को ये जो चर्चा है, ये जो हमारा जो ये एक कॉन्सेप्ट रहा था कि हम बच्चों के साथ इस तरीके से चर्चा करके इनकी बौद्धिक क्षमता को बेहतर बनाने का प्रयत्न करेंगे। आगे हम देखेंगे कि संविधान की जो प्रस्तावना है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने की जो हम करते हैं उसकी संकल्पना, ये जो है यही हमारी संविधान की कहें लघु कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे कहते हैं, संविधान की आत्मा भी कहते हैं, इसको संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, तो बहुत नामों से इसे जाना जाता है। तो इसी को अगर आप देखोगे तो इसी से हमारे संविधान में क्या चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी साझा करें, और निश्चित रूप में इस तरीके की चीज़ों को याद करिए, नोट्स करिए। ठीक है, तब तक लेना, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।